नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो है वो होगा संज्ञा के ऊपर। अब ये संज्ञा है क्या, उसके ऊपर पूरा ये वीडियो रहेगा। संज्ञा, जिसको आप इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, ये एक इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक अगर आप कहें कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप जिसको नाउन कहते हैं उसको हिंदी में संज्ञा कहा जाता है, जिसके लिए हम इस पूरे वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे, इसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आज का टॉपिक हमारा संज्ञा ही क्यों है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इंडिया कंट्री में। स्पेशली इंडिया कंट्री में बहुत सारे जॉब के एग्जाम्स होते हैं, मेनली टीचर्स की जॉब के एग्जाम, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, बिहार टेट हो, या फिर झारखंड टेट हो, उड़ीसा टेट हो। किसी स्टेट का टेट एग्जाम होना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे इंडिया कंट्री में टेट का एग्जाम होना, यानी सी टेट। इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें आप एक लैंग्वेज के तौर पर अगर हिंदी सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम देंगे तो वहां पर आपको हिंदी के अलावा हिंदी ग्रामर से भी टॉपिक आते हैं, जिसके अंदर संज्ञा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये वीडियो ना कि एक राज्य भर के लिए, एक एग्जाम के लिए, ये वीडियो पूरे देश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं या होते हैं, चाहे वो जॉब के हो या फिर एडमिशन्स के हो। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप मान लीजिए 11th में एडमिशन ले रहे हैं जहां पर हिंदी सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो वहां पर आ सकता है ये। कहीं ना कहीं कॉलेज के एडमिशन में भी अगर आप हिंदी सब्जेक्ट में लेंगे तो वहां भी आ सकता है ये। साथ में ये जो है आपका जॉब के जो एग्जाम होते हैं उसमें भी ये संज्ञा टॉपिक आ सकता है। जैसे कि आपका सिलेबस अगर आपको कह रहा है कि आपके टॉपिक में संज्ञा है तो आपको उसको जरूर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये वीडियो पूरा का पूरा हम संज्ञा पे डिस्कस कर रहे हैं। संज्ञा को हम समझेंगे, संज्ञा है क्या, संज्ञा कितने तरह के होते हैं, उसके कुछ उदाहरण समझेंगे जिससे हमें समझ आए कि संज्ञा में एक्चुअल में हम क्या क्या चीजें सीखते हैं। तो संज्ञा टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट रखा गया उसको भी हम समझेंगे। यहाँ पर हम मेनली बेसिक से समझेंगे संज्ञा को। इसके बाद और वीडियो संज्ञा के ऊपर आपको मिल रहे होंगे। आप अपनी राय दे सकते हैं इसके ऊपर कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है संज्ञा के ऊपर। साथ में ये भी बता सकते हैं कि अगर आपको और दूसरे कोई और टॉपिक में इंटरेस्ट है, जिसमें भी इंटरेस्ट हो, पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो भी आपको लगता है उसके ऊपर आप सजेशन दे सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें मदद चाहिए या फिर उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो हम यहाँ पर संज्ञा के बारे में एक एक चीज समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ या फिर कोई भी ऐसा राज्य जो भारत के अंदर है, उसके अंदर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है और जहां पर हिंदी की बात हो रही है या हिंदी ग्रामर की बात हो रही है तो ये टॉपिक जरूर आएगा। आप उसको सिलेबस में भी चेक कर लेना, ये टॉपिक जरूर पूछा जाएगा। इसीलिए हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, आपको दो तरह के टैब दिख रहे हैं, यानी दो तरह के फाइल दिख रहे हैं। एक अभी जो रिसेंटली हमने अभी खोला हुआ है वो, और एक आपका और अलग से फाइल है, वो अभी नहीं दिखाऊंगा मैं, डायरेक्ट जब उसको डिस्कस करा जाएगा तब दिख जाएगा आपको। अब देखिए, तो आपका नाउन है, तो नाउन को पूरा डिस्कस करेंगे, यानी संज्ञा को डिस्कस करा जाएगा एक एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसी टॉपिक पर आपके प्रैक्टिस सेशन, यानी कि इसी टॉपिक के ऊपर आपके अलग से आपकी इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्द ही आ रहा होगा। साथ में डिटेल इसको डिस्कस भी किया जाएगा किसी समय पर। अभी हम इसको समझते हैं मेनली संज्ञा है क्या, और बाकी इससे रिलेटेड जो भी है इस टॉपिक में उसको हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये संज्ञा जो टॉपिक है इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये फोटो के माध्यम से समझाया हुआ है। फोटो में जैसा कि आपको दिख रहा है तो इससे काफ़ी आसानी से आपको समझ आएगा। इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पर ये एक लड़का बैठा हुआ है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक लड़की ये खड़ी है और दूसरी लड़की यहाँ पर ये खड़ी है, जिसको मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं। इतना ही आपको क्लियर हो रहा होगा, अभी अच्छे से क्लियर नहीं है। इसमें ये दिख रहा है यहाँ पे ये गार्डन में है शायद, जहाँ पर आपको गमले दिख रहे हैं, और इसके अलावा हाथ में इनको जो है यहाँ पे एक
टॉय दिख रहा होगा, टेडी बियर टाइप का दिख रहा है। और यहाँ पर एक बच्ची और एक लेडीज इधर से जाते हुए दिख रहे हैं। आपको फोटो में इतना ही क्लियर हो रहा है, और भी कुछ इससे फोटो से रिलेटेड क्लियर हो रहा हो तो कमेंट में बता देना आप। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर एक है मीनू और मुस्कान, मेला देखने गई हैं। तो मेले के अंदर ये जो दुकानदार है ये कोई ना कोई चीज बेच रहा है, वो क्या बेच रहा है अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पर मीनू और मुस्कान मेला देखने गई, दोनों में बचपन से ही गहरी मित्रता है। वहां उन्होंने दुकानदार से खिलौने, कपड़े और पुस्तकें खरीदी। तो आप देख सकते हैं ये दुकानदार जो आपका यहाँ बैठा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा होगा पिंक रंग के कपड़ों में आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये दुकानदार है। और इससे उन्होंने क्या खरीदा है, मीनू और मुस्कान ने, जो कि बचपन से ही एक क्लोज फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ से खिलौने और कपड़े और किताबें यानी पुस्तकें खरीदी हैं। फूलों की दुकान की सुंदरता उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। यानी कि आप देखेंगे तो फूल, अब यहाँ पर फूल दिख रहे हैं, यहाँ पे उनको दुकानदार जहाँ से वो खिलौने कपड़े खरीद रहे हैं वहीं पे उनको बगल में आसपास उनको दिखता है फूल दिखते हैं, फूलों की दुकान दिखती है कि उसकी जो सुंदरता है फूलों की वो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। चतुराई से सामान खरीद कर वे घर लौट आई, मतलब उन्होंने अपना सामान खरीदा और फिर उसके बाद वो अपने घर लौट आई। दोनों मीनू और मुस्कान दोनों घर चली गई। अब इसमें क्या है कि ऊपर लिखे वाक्यों में व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं और भावों के नाम आप अगर देखेंगे तो व्यक्तियों के नाम थे मीनू, मुस्कान, ये दोनों दो बच्चियों के नाम थे जिसका नाम मीनू और मुस्कान था। ये व्यक्ति हो गए। और स्थान की अगर समझें तो स्थान यहाँ पर थी दुकान जो है वो स्थान थी। दुकान मैंने जैसे आपको बोला था दुकान। वस्तुआं भी थी, वस्तु क्या क्या थी, खिलौने, कपड़े और पुस्तकें, ये तीनों वस्तुएं थी। फूल भी वस्तु में आ जाएंगे। इसके अलावा भावों, उनका भाव कैसा था वो, जैसे कि यहाँ पे चतुराई से सामान खरीदकर वे घर लौट आई, तो चतुराई जो है भाव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं आपको दोबारा यहाँ से क्लियर करता हूँ। देखेंगे जब आप यहाँ पर तो व्यक्तियों के नाम में आपको दिखेगा मीनू और मुस्कान। स्थानों के नाम में मेला दिख रहा है, मेले में गई थी वो, तो मेला स्थान हो गया। दुकान भी एक जगह हो जाती है, घर भी एक जगह है, तो ये स्थान हो जाएंगे। वस्तुओं के नाम जैसे कि खिलौने, कपड़े, पुस्तकें और फूल, ये चारों के नाम मैंने अभी दिए थे। साथ ही भावों के नाम अगर बताऊं तो बचपन, जैसे कि उनका बचपन के मित्र है, तो ये एक भाव है उनका जो उन दोनों को जोड़ के रखा है, उन दोनों को मित्र बना के रखा है बचपन से। सामने यहाँ पे मित्रता भी एक भाव है, सुंदरता भी एक भाव है, अब चतुराई भी एक भाव है। अब नामों को संज्ञा कहते हैं। ये सारे जो नाम है इन्हीं को संज्ञा कहा जाएगा। तो संज्ञा मतलब क्या होता है, संज्ञा मतलब ये होता है कि किसी ना किसी तरीके का भाव, किसी ना किसी तरीके का वस्तु या स्थान या व्यक्तियों के नाम जो होते हैं उनको ही संज्ञा कहते हैं। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, जैसे कि लिखा है नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भावों को देख नहीं सकते क्योंकि इनका कोई रूप या आकार नहीं होता, वस्तु आकार नहीं होता, व्यक्ति, वस्तु और स्थान को देखा जा सकता है। तो आप इस चीज से समझ लेंगे कि संज्ञा, देखिए नाम जो रहेंगे वो सब संज्ञा में आएंगे। भावों को देख हम नहीं सकते, जैसे कि आप मित्रता है किसी के बीच में तो आप मित्रता को देख थोड़ी सकते हैं। मित्रता तो एक भाव है, तो जिसको आप फील कर सकते हैं, जिसको आप मान सकते हैं, लेकिन आप देख नहीं सकते। सुंदरता है, जैसे कि चतुराई है, तो ये सारे भाव ऐसे हैं जिसको आप देख नहीं सकते। अब क्योंकि इनका कोई रूप या आकार नहीं होता है, व्यक्ति और वस्तु को आप देख सकते हैं, कोई सामान है, कोई चीज है, उसको आप देख सकते हैं, जगह को देख सकते हैं। तो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई किसी भी जगह पर दुनिया भर में कोई भी इंसान दिख रहा है, उसका नाम रहेगा, तो उसका नाम जो, तो वो एक व्यक्ति रहेगा। पहले तो व्यक्ति होगा, दूसरा या तो कोई सामान हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, या फिर कोई जगह होगी तो स्थान होगा, या फिर वो कोई भाव भी हो सकता है। इन सबके जो नाम रहेंगे, अब इन सब चीज़ों के नाम तो होते ही, आपको पता ही है। तो इन सभी को, इनके जो भी नाम होते हैं, इनको संज्ञा कहते हैं। सिंपल आपका ये होगा। संज्ञा के मुख्य जो है यहाँ पे 3 भेद होते हैं, यानी 3 टाइप्स के होते हैं। ये होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसा कि आप देखेंगे तो मैंने बोला यहाँ पर व्यक्ति, तो व्यक्तिवाचक हो गया उसके लिए। यहाँ पर भाववाचक के लिए भाव के लिए भाववाचक हो गया है। जातिवाचक, जैसे कि ये जातिवाचक हो जाएगा, किसी की जाति बतानी हो, जैसे कि कोई पुरुष है तो पुरुष जातिवाचक संज्ञा में आएगा।
ठीक है, इस तरीके से होगा। तो तीन तरह के, मेनली तीन तरह के होते हैं ये संज्ञा, तीनों मैंने आपको बताया। अब इसको डिटेल में समझें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जैसे मान लीजिए किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मतलब क्या है, जैसे कि किसी विशेष व्यक्ति के बारे में अगर आपको बताया जा रहा है या वस्तु के बारे में बता रहे हैं या फिर स्थान का बोध कराने वाले, स्थान का नाम नहीं बोल रहा मैं, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले, मतलब उनके बारे में कुछ रियलाइज करा रहे हैं आपको, कराने वाले संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको बताता हूँ, ये लड़की है जो किताब पढ़ रही है, आपको फोटो में दिख रहा होगा, इसका नाम वृंदा है। तो वृंदा पढ़ती है, तो वृंदा पढ़ती है, इसमें जो है, इनमें जो है वृंदा और ताजमहल एक सुंदर इमारत है। तो आप जानते हैं कि ताजमहल एक सुंदर इमारत है, तो ताजमहल और साथ में रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है, तो इसमें रामचरित्र जो है, तो इस ग्रंथ की जो मेरे को वो बता रही, इस ग्रंथ का जो मेरे को मेन चीज बता रहा है वो कौन बता रहा है, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर ताजमहल, वृंदा और रामचरितमानस शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं व्यक्ति यहाँ पे कौन था, आप देखेंगे कि वृंदा पढ़ती है, तो इसमें व्यक्ति तो वृंदा हुई ना, अब वो पढ़ रही है तो वो तो उसका कर्म हो गया कि वो पढ़ रही है, लेकिन वृंदा है, वृंदा पढ़ती है, तो इसके अंदर अभी तो मान लीजिए उसका नाम है, तो वो व्यक्ति है एक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गई। सेम ताजमहल एक सुंदर इमारत है, अब इमारत है तो इमारत कौन सी है तो मैं नहीं पता लग रहा। अगर मैं बोलूँ कि एक सुंदर इमारत है तो आप कैसे समझेंगे कि इमारत की बात हुई है, तो इमारत कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगी क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है। सेम वो कोई स्थान रहेगा आपका। सुंदर जो है, सुंदर आपका भाववाचक में आ जाएगा, और ताजमहल एक सुंदर इमारत है, तो इसमें जो ताजमहल होगा वो आपका यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेम रामचरित्र मानस धार्मिक ग्रंथ है, तो इसमें आप देखेंगे तो ग्रंथ तो आपका कोई भी हो सकता है, एक अकेली एक आइडेंटिफिकेशन नहीं बताई गई, ग्रंथ बोला गया तो आप कहेंगे कि कौन सा ग्रंथ, ग्रंथ को एक्चुअल में क्लियर नहीं करा। जब क्लियर कर दिया कि ग्रंथ रामचरित्र मानस का ग्रंथ है, तो रामचरित्र मानस उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए, इनसे किसी विशेष व्यक्ति या विशेष स्थान और विशेष वस्तु पुस्तक का बोध होता है। देखिए, अब मैंने बोला भी था विशेष व्यक्ति, जैसे कि वृंदा में विशेष व्यक्ति हो गई थी, वो विशेष स्थान में ताजमहल हो गया था, विशेष वस्तु आपकी रामचरितमानस हो गई थी, तो आप समझ सकते हैं। सेकंड आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से एक ही, अब हमने व्यक्तिवाचक समझ लिया, अब यहाँ पे है जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप जानते हैं अनुसूचित जाति, तो वो भी एक जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि अनुसूचित जाति है, तो वहां से जितने भी अनुसूचित जाति वाले लोग होंगे वो एक बार में अनुसूचित जाति कहने से उसके उस वर्ड में आ गए, तो उस वर्ड में आ गए, तो इसका मतलब वो जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आपको जब भी फॉर्म आते हैं जॉब के, तब भी आपको बताया जाता है। सेम इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखिए, धोबी कपड़े धो रहा है, तो धोबी जो है वो कपड़े धो रहा है, तो इसके अंदर जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? धोबी। क्यों धोबी? क्यों? क्योंकि कपड़े तो और भी लोग धोते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखें, अब इसमें किसी का ऐसे नहीं बोला कि रोहन कपड़े धो रहा है, मोहन कपड़े धो रहा है, यहाँ पर बोला गया रोहन मोहन होता तो भी किसी एक की बात हो रही होती। यहाँ पर जैसे बोला गया कि धोबी कपड़े धो रहा है, तो इसमें सारे धोबियों की बात हो गई, तो धोबी एक जाति हो गई, यहाँ पे कपड़े धो रहा है। इसमें सेम, अब गाय वन में घास चर रही है, तो गाय वन में घास चर रही है, तो यहाँ पे जो गाय होगा वो यहाँ पर आपका जातिवाचक हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि कौन कपड़े धो रहा है? गाय। तो गाय जो है एक जाति है, वो आपको पता लगा। नदी, अब बहुत सारी नदियां हैं, अगर मैं नदी बोल दूं तो नदी एक सारी नदियों की बात एक बार में हो गई, तो इसका मतलब जितनी भी नदियां हैं वो एक जाति कहलाएंगी। इस वजह से नदी का प्रवाह बहुत तेज है, तो नदी यहाँ पर क्या हो जाएगी? धोबी, गाय और नदी, ये तीनों जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इनके द्वारा एक ही प्रकार की वस्तुओं और प्राणियों का बोध होता है। अब इसके आगे आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये होता है, जैसे मान लीजिए जिस शब्द से गुण पता लगे, किसी का दोष पता लगे, धर्म, दशा, मन के भाव पता लगे, जैसे कि किसी की फीलिंग
अगर आपकी फीलिंग हो किसी की, तो वो भी आप भाववाचक संज्ञा में ही आएगा। किसी के प्रता जो है, मान लीजिए कोई किसी से जो है घृणा करता है, कोई किसी से नफरत करता है, तो वो भी भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि वो एक भाव है किसी का किसी को लेकर। कोई किसी के लिए कोई किसी से प्यार करता है, तो प्यार एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कोई किसी से इंस्पायर होता है, तो इंस्पायर होना उसका जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि वो मान लीजिए क्योंकि उन दोनों में एक भाव आ गया है, इंस्पायर होना। तो इस वजह से सेम मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर सबसे गुण दोष धर्म, जैसे किसी का धर्म अगर आ रहा है तो वो भी एक भाववाचक है, उसका भाव है कि उसका धर्म है वो। दशा मन के भावों आदि का पता चलता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए बुढ़ापा बहुत दुखदाई है, तो बुढ़ापा बहुत दुखदाई है, तो इसमें आपका जो बुढ़ापा होगा वो यहाँ पर हो जाएगा भाववाचक। तो इसमें साफ साफ भाव पता लग रहा है कहने का, कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरा भाव ये है कि भाई बुढ़ापा बहुत दुखदाई है। अब लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो दुखदाई होगा वो यहाँ पर भाव होगा। भाव यहाँ पर दुखदाई नहीं होगा, यहाँ पर भाव बुढ़ापा होगा। सेम आम में मिठास है, तो आम जो रहेगा, तो अगर आप बात करें कि आम यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर आप जानना चाहें इसके अंदर, तो आम यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो इसके अंदर जो मिठास है, जो मिठास शब्द है, वो यहाँ पर इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि उसका भाव पता लग रहा है कि वो कैसा है, मीठा है। सेम गौरव और वैभव में मित्रता है, तो इन दोनों का भाव बीच में क्या आ रहा है, मित्रता आ रही है इन दोनों के बीच में, तो वो इनका भाव हो जाएगा। रही बात गौरव की और वैभव की, तो ये दोनों इनके नाम हैं। तो ये नाम अगर आप इन संज्ञाओं के कंपेयर करेंगे, आपसे पूछा जाए कि गौरव और वैभव कौन से संज्ञा में आ रहे हैं, तो आप इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। इन वाक्यों में आए शब्द, जैसे ये सारे शब्द जो मैंने आपको बताए, जो यहाँ पे डार्क भी करे हुए हैं, सारे भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ लोग हिंदी में संज्ञा के दो अन्य भेद मानने लगे हैं। वे हैं, अब देखिए अब लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव में, मतलब कि इंग्लिश ग्रामर के चलते उन्होंने जो है यहाँ पर संज्ञा, जो हिंदी में संज्ञा आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको दो तरीके से मानने लग गए हैं। वो कहते हैं कि समुदाय वाचक संज्ञा होता है, साथ में अलग से द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो उन्होंने इंग्लिश ग्रामर के बेस पर इन्होंने संज्ञा को भी दो पार्ट में बनाया, जिसका एक हो गया समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। तो समुदायवाचक हो जाएगा जैसे कि जहाँ पे ग्रुप की बात आ रही है, समुदायवाचक आप समझ सकते हैं ऐसी संज्ञा जहाँ पर ग्रुप की बात हो जा रही है। द्रव्यवाचक आपको भी बताऊंगा आगे क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी समूह, जैसे आप देख सकते हैं ग्रुप, समुदाय का पता चलता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखेंगे सेना की टुकड़ी परेड कर रही है, तो सेना की टुकड़ी परेड कर रही है, तो यहाँ पे जो सेना होगा वो एक ग्रुप है। आप जानते हैं, आप इंडियन नेवी है, एयर फोर्स भी है, आपका बहुत तरह तरह के हैं यहाँ पर। आप जानते हैं कि वायु सेना अलग है, जल सेना अलग है, अलग अलग सेनाएं हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि सेना की टुकड़ी परेड कर रही है, तो यहाँ पर जो सेना शब्द हो जाएगा ये आपका समुदायवाचक संज्ञा हो जाएगा। जुलूस के साथ पुलिस भी है, तो अब आप देखेंगे तो पुलिस जो होगा यहाँ पर, अब पुलिस क्या हो जाएगा, पुलिस एक जातिवाचक संज्ञा है। इसको आप समुदायवाचक संज्ञा में मत लेना, क्योंकि आप कह भी सकते हैं कि भाई पुलिसों का समुदाय है। अब पुलिसों के अंदर भी तो बोला गया ना कि जुलूस, बहुत सारे पुलिस में से कुछ पुलिस का जुलूस जा रहा है। देखिए आप जुलूस के साथ पुलिस भी है, तो आप देख सकते हैं कि लोग जुलूस निकाल रहे हैं, उसके अंदर पुलिस साथ जा रही है, तो इसके अंदर पुलिस जो है वो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, और जुलूस जो रहेगा वो आपका समुदायवाचक संज्ञा हो जाएगा। कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा जो हो जाएगा आपका वो यहां पर हो जाएगा समुदायवाचक संज्ञा। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द जो ये तीनों शब्द हैं समुदायवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि इन समूहों का बोध होता है। भीड़ होगा या मंडली होगा, झुंड होगा, समूह आदि समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब आता है नेक्स्ट कि द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बताता हूँ, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या पदार्थ का पता चलता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दोबारा सुनिए, इसको बोला गया कि जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु
या पदार्थ का पता चलता हो। जैसे आपको दिखाता हूँ, सोने के आभूषण बहुत महंगे हैं, तो किसके आभूषण महंगे हैं? सोने के। तो सोना जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। हलवाई शुद्ध घी से मिठाई बना रहा है, तो वो जिस घी से मिठाई बना रहा है वो कैसा है? वो शुद्ध है। तो ये शुद्ध उसकी जानकारी बता रहा है। तो शुद्ध यहाँ पर क्या आपको लगता है कि शुद्ध जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा? नहीं। शुद्ध जो है यहाँ पर कौन सा संज्ञा होगा, उसको आप जरूर बताएं। मैं जानना चाहूंगा कि कितनों को पता है कि यहाँ पर जो शुद्ध घी के अंदर जो शुद्ध है वो कौन सा संज्ञा है। कुछ और इसके अलावा आप देखेंगे तो घी जो है यहाँ पर, घी जो हो जाएगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, जैसे कि शुद्ध घी से मिठाई बना रहा है। अब रेलगाड़ी लोहे की बनी पटरी पर चलती है, तो यहाँ पर जो लोहा है वो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये जो दोनों तरह के संज्ञा आपको बताए गए को जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद माना जाता है। ये यानी कि आपके जातिवाचक में ही आते हैं। जैसे कि घी जो है वो एक जातिवाचक है और घी जातिवाचक के साथ साथ वो एक द्रव्यवाचक है। तो आप देखिए आपसे कैसे क्वेश्चन आएगा। आपसे ऐसा आ सकता है, सपोज मानिए ये पूरा दे दिया आपको ये वाला, और फिर आपसे पूछ लिया कि इसमें जो घी है वो बताइए कौन सा संज्ञा है। तो उसमें आपको ऑप्शन मिले। अगर आपको ऑप्शन दिया गया कि जातिवाचक संज्ञा का ऑप्शन दिया गया और एक जगह आपको समुदायवाचक संज्ञा का ऑप्शन दिया गया, तो आप इसमें जातिवाचक लगाएंगे, क्योंकि अब जातिवाचक संज्ञा का ही ये उदाहरण है। अब जातिवाचक के अंदर भी ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ना कि समुदायवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। अब भाववाचक संज्ञा भी जो होते हैं यहाँ पे हमारे 4 प्रकार से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर यह रचना की जाती है। जैसे आप देखेंगे तो भाववाचक संज्ञा 4 तरह के प्रकारों से बनते हैं। मतलब एक तो जातिवाचक संज्ञा को यूज करा जाता है भाव बनाने के लिए। अब देखिए खुद सोचिए ना कि अगर किसी को भाववाचक संज्ञा ढूंढना है तो भाव बनाने के लिए आपको जातियों की जरूरत होगी, सर्वनाम की जरूरत होगी, विशेषण की जरूरत होगी, कुछ करने की भी जरूरत होगी, तभी तो कुछ करेंगे, कुछ क्रिया होगी, तभी तो आप बता पाएंगे इन दोनों में ये भाव है। तो इस वजह से इन 4 तरह की जरूरत होती है। तो जातिवाचक संज्ञा के से हम जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा कैसे हो सकता है। सपोज मानिए बच्चा, तो बच्चा जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे का हमें भाव जानना हो तो बच्चे का जो भाववाचक संज्ञा होता है वो बचपन होता है। सेम आपसे कैसा पूछा जाएगा? आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए आपको भाववाचक संज्ञा में दे दिया गया स्त्रीत्व, तो स्त्रीत्व भाववाचक संज्ञा देके पूछा कि इसकी जाति क्या है, तो आप बता देंगे स्त्री जो है इसमें वो जाति है। सेम ब्राह्मण, अब जो ब्राह्मण है वो तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ब्राह्मणत्व, ये उनका ब्राह्मणत्व मतलब उनका जो भाव है वो ऐसा रहेगा। सेम बाल का बालपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, सेवक का सेवा, सेवक जो होता है उसका काम क्या होता है? सेवा करना, तो सेवा उसका भाव होता है, तो यहाँ पे भाववाचक वो हो जाएगा। जातिवाचक में आप देखेंगे तो मनुष्य में आपका मनुष्यता हो जाएगा। तो ये सब होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कठोर, तो कठोर एक भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। देव का देवत्व, लड़के का लड़कपन हो जाता है भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से समझते हैं। सर्वनाम जैसे कि पराया, अगर जैसे कोई बोलता है कि ये अब पराया हो गया, तो उसमें जो पराया होगा वो सर्वनाम होगा। पराया के अंदर जो भावपन आ रहा है वो क्या आ रहा है? फीलिंग्स जो आ रही है उसको आप समझिए, फीलिंग को आप समझिए कि पराया के अंदर परायापन आ रहा है। सेम स्व के अंदर स्वत्व आ रहा है। सेम सर्वनाम में आप देखेंगे अपना, तो अपना के अंदर अपनापन जो होता है वो भाववाचक होता है। तो ये आप सर्वनाम से भी समझ गए होंगे। सर्वनाम के बाद हम विशेषण से समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको विशेषण के भी उदाहरण मिल रहे हैं, जिससे आपको ये भी पता लग रहा है साथ साथ कि विशेषण में क्या क्या हो सकता है। देखेंगे आप जैसे कि सर्द, तो सर्द यानी कि ठंड, विंटर के टाइम को हम सर्द बोलते हैं, तो सर्द को आप कह सकते हैं उसका भाव क्या रहेगा? सर्दी। सर्द में क्या होता है? ठंड में क्या होता है? ठंडी होती है, तो सर्दी हो जाएगा। सुंदर में सुंदरता भाववाचक। स्वस्थ का स्वास्थ्य और खट्टा का खटास। अब कोई चीज़ खट्टी है तो कुछ चीज़ खट्टा है तो वो खट्टा भाववाचक नहीं होगा, उसकी खटास जो होगी वो भाववाचक होगा। सूजन जो है, सफ़ेद सफ़ेदी, चंचल चंचलता
अच्छा, अच्छाई, यानी अगर कोई अच्छा है तो उसका भाव क्या रहेगा, वो कि उसकी अच्छाई क्या, उसकी अच्छाई जो होगी वो उसका भाववाचक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं विशेषण से, विशेषण से आप भाववाचक संज्ञा को समझ सकते हैं। क्रिया से आपको बताता हूँ, जैसे कोई कोई उड़ रहा है, कोई चल रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई थूक रहा है, कोई देख रहा है, कोई जल रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, ये क्रियाएं हो रही हैं। सपोज मानिए कोई धो रहा है, धोना, तो यहाँ पर धुलाई हो रही है, ये भाववाचक हो जाएगा। कोई, अब जैसे मान लीजिए कोई थक गया है, तो यहाँ पे बोला मैंने कि थकना, थकना एक क्रिया होती है, इसमें आपका थकावट, थकना, अब वो थक किस वजह से रहा है, क्योंकि उसको थकावट हो गई, ये उसका भाव है कि उसकी भाव ये है कि वो थक गया। सेम पढ़ना में पढ़ाई आएगा और उलझना में उलझन आएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारा दिखेगा। आओ दोहराए, इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ मैं, जैसे कि किसी व्यक्ति, आपको सेम वही बताया गया है कि संज्ञा क्या क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं, अंग्रेजी में उसको किस तरीके से बांटा गया, दो तरह से। फिर हमने समझा कि जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। और लिखो, अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। संज्ञा को लिखकर आप देख सकते हैं कि संज्ञा और उसके भेद को एक बार आप पहले समझें, उसके बाद इसको करके देखें। कुछ यहाँ पर जो ये पीडीएफ है, जिस भी जहाँ से मैंने इसको लिया है उसके, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया गया उसमें संज्ञा और उसका भेद पूछ लिया गया है। सपोज मानिए फूल सबको सुंदर लगते हैं, तो संज्ञा यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पे फूल बोला गया है, भेद इसमें जातिवाचक बता दिया गया है। अब ये क्या कितना सही है कितना गलत है मैं तो अभी इसको नहीं जानता, और ना अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसको बता सकते हैं, आपको जो भी इसका आंसर पता हो कमेंट में आप इसको जरूर बताना। देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, सही उत्तर के सामने आपको टिक लगाना है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कुछ, ये क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं, ज़्यादा कोई एडवांस नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। संज्ञा को बस विशेषण से पूछ लेंगे, सर्वनाम से पूछ लेंगे जो कि भाववाचक का रहेगा, तो यही सब होगा, कुछ इसमें ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। अब इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड फाइल है उसको भी हम समझते हैं। ये हमारे पास सेकंड फाइल सेम संज्ञा की है, यहाँ पर भी सेम वही बोला गया है संज्ञा के बारे में डेफिनेशन। अब संज्ञा यहाँ पर संज्ञा बताए गए हैं आपको 5 तरह के। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक और समुदायवाचक, या फिर समूहवाचक भी कह सकते हैं उसको। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा, हमने इन सबको समझाया, आप यहाँ से देख लें। अब देखिए जहां पर जो दिया गया है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो हमने भी डिस्कस किया उसी को बोला गया है कि जिस संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप यहाँ पर उदाहरण देखेंगे तो कितने सारे उदाहरण दिए गए व्यक्तियों के नाम। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ ये लोग सोच लेते हैं कि व्यक्तियों के नाम ही सिर्फ संज्ञा रहेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने आपको भी जो ऊपर बताया पहले उसमें ही मैंने बोला व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे कि किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु की बात हो रही है या एक ही स्थान की बात हो रही है, तो वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर राम, श्याम, मोहन, सीता, कालू आदि ये सब व्यक्तियों के नाम है मान लीजिए, तो ये सब नाम जो है सब व्यक्तियों के नाम, तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। दिशाओं के नाम, जैसे मैंने बोला पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाएं जो रहेंगी ये सब आपकी आ जाएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देशों के नाम जैसे कि भारत, चीन, जापान, अमेरिका, कनाडा, चाइना और नेपाल, ये सारे जो आपके देश हैं अलग अलग, इन सब का ये सब के सब जो आपके आएंगे ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। राष्ट्रीय जातियां जैसे कि चीनी, जापानी, भारतीय और पाकिस्तानी, तो ये सारी जातें जो हैं ये सब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, क्योंकि ये सब बता रही हैं कि वो व्यक्ति कहाँ का है, या व्यक्ति के बारे में कुछ बता रही हैं कि वो पाकिस्तानी है, तो वो उसके जगह का नाम तो बता ही रही हैं, साथ में ये भी बता रही है वो है क्या, पाकिस्तानी है। तो आप उसके नाम से ही समझ पा रहे हैं उसके जगह के बारे में, तो आप समझेंगे। तो इस चीज़ में यही लिखा गया है, एक ही व्यक्ति की बात कर दी गई, सिर्फ एक की, कुछ दूसरा इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सपोज मानिए नदियों के नाम में मैंने बोला गंगा, तो गंगा ही नदी की बात करी, नदियाँ तो कितनी भी होती हैं, यमुना भी होती है, कावेरी भी होती है, तो गंगा की बात कर रहा हूँ, तो गंगा जो रहेगी वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इंग्लिश में इसको प्रॉपर नाउन कहा जाता है, लिखा भी गया है यहाँ पे। तो पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों के नाम, दिनों के नाम,
ये सारे जो आपके दिए गए सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जातिवाचक संज्ञा में आप जैसे जानना चाहें, मनुष्य, पहाड़, नदी, भाई बहन, मामा, चाचा, फूफा, ताई, ताऊ, ये सारे लोग जो भी रहेंगे आपके, माता पिता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, ये सब के सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा में आपको बता देता हूँ, धर्म आ सकता है, लोगों का धर्म, जिसकी आप मान लीजिए हिंदू बोला मैंने, तो हिंदू जो हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मुस्लिम जो हो जाएगा वो भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सेम लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, शत्रुता, ये सब भाववाचक बता रहे हैं लोगों के बीच का, कि इन दोनों में, ये लोगों में आपस में क्रोध है, लोगों में आपस में शत्रुता है, दया है, करुणा है, मिठास है, तो ये सारे भाववाचक संज्ञा होंगे। समूहवाचक संज्ञा में आप समझिए, समूहवाचक संज्ञा ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि क्लास 8th, मैंने आपको बोला क्लास 8th हमारे स्कूल की बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर जो क्लास 8th होगी ना वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। सिंपल, मैंने यहाँ पे बोला कि टॉपर्स की लिस्ट दो, तो जो टॉपर्स रहेगा ना क्लास में, तो वो टॉपर्स शब्द जो हो जाएगा वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि वो टॉपर्स तो हैं, मतलब उसमें जितने भी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने ज़्यादा नंबर लाए हैं पेपर में, सबसे ज़्यादा लाए हैं, तो उनका लिस्ट जो हो जाएगा उसमें जो टॉपर्स रहेंगे वो एक समूह हो जाएगा, टॉपरों का ग्रुप हो जाएगा। सेम संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। अब द्रव्यवाचक संज्ञा जो हो जाता है उसमें आपको बता देता हूँ, द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे कि दूध, पानी, घी, तेल। अब द्रव्यवाचक में आप किसी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, साफ साफ क्लियरली ले सकते हैं, जैसे कि आप किताबें कहेंगे तो वो भी आपका आ जाएगा, लेकिन सोना कह देंगे आप, चांदी कह देंगे, पीतल कह देंगे, और प्लास्टिक को भी ले सकते हैं, यहाँ पे आयरन को भी ले सकते हैं, सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन संज्ञाओं से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो रहा है। आप देखेंगे सोना है, चांदी है, लोहा है, और ईंट है, लकड़ी है, ये सब की सारी चीज़ें। अब भाववाचक संज्ञा जो मैंने आपको बताई उसको आपको यहाँ पर फिर सेम दोबारा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और जातिवाचक, इन चारों के तरीके से बताया गया है, उनके उदाहरण लेके बताया गया। आप ये मत समझना कि इन्हीं से ये चीज़ ड्राइव हो रही है, ड्राइव नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है। आप डायरेक्ट भाववाचक में संज्ञा में बुढ़ापा भी बोल सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो बुढ़ापा है वो कहाँ से आया। बुढ़ापा बूढ़ा से आया है। कोई इंसान बूढ़ा होगा तभी तो उसके ऊपर बुढ़ापा आएगा ना, तो बूढ़े होने का, बूढ़ा है अगर वो, तो वो उसकी जाति रहेगी कि उसकी जाति बताती है, उसकी जाति यानी उसकी कम्युनिटी के लोग बूढ़े हैं, वो भी बूढ़ा है, उसके आसपास उसके बराबर के एज के लोग भी बूढ़े हैं, तो उसका बुढ़ापा जो हो जाएगा भाववाचक हो जाएगा। मित्र, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे मित्र यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि मित्रता, मित्र मतलब दोस्त होता है, दोस्त अगर यहाँ पे मैं अगर दोस्त भी लिखूं तो वो भी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, और दोस्ती यहाँ पर जो हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आप देख सकते हैं मित्र से दोस्ती भी फाइंड हो गई। सेम दुश्मनी भी हो सकती है, यहाँ से दुश्मनी भी एक भाववाचक संज्ञा है, जो दुश्मन जातिवाचक संज्ञा से आएगा। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए गए, कितने अच्छे तरीके से टेबल में इस चीज़ को मेंशन करके बताया गया है आप सभी के लिए, और जिससे कि आसानी से समझा जा सके इस चीज़ को। आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए सर्वनाम से भी, लोगों को सर्वनाम नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ सर्वनाम क्या होता है। जैसे आप देखिए मैंने बोला अपना, तो इसका मैंने बोला अपनापन हो सकता है, और आप अपन तब भी हो सकता है। तो आप भाववाचक में भी पर्यायवाची बना रहे हैं, इस चीज को देख लीजिए। सर्वनाम में भी पर्यायवाची, तो पर्यायवाची तो आप कहीं भी लगा सकते हैं, वो तो किसी भी संज्ञा में आ सकता है, उसमें कोई ऐसा कुछ बोला नहीं है कि वो नहीं आ सकता। आपको जितने दिमाग में आ रहे हैं वो सारे के सारे पर्यायवाची भी बन सकते हैं। अब इसके बाद है विशेषणों से समझते हैं। विशेषण मतलब कि विशेषता बताना, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज की मैंने विशेषता बताई, लाल, कोई चीज लाल है, जैसे कि खून, खून लाल होता है, तो इसमें जो लाल रहेगा वो विशेषण है कि वो विशेषता बता रहा है कि खून कैसा है, उसकी विशेषता क्या बताई यहाँ पर, लाल कलर ने बताई कि खून जो है वो लाल है। अब लाल जो है उससे भाववाचक बन जाएगा लालिमा, सुंदर से सुंदरता, सफेद से सफेदी, चंचल से चंचलता, काला से कालीमा, हरा से हरियाली, चतुर से चतुराई या चतुरता। सेम इस तरीके से बनता है। क्रिया से आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि सोना, अब सोना ये वो गोल्ड वाला सोना नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे सोना मतलब सो जाने वाला सोना बोल रहा हूँ। आपको इंसान सो रहा है तो वो सोना हो जाएगा, वो क्रिया होगी। और इसकी जो भाववाचक संज्ञा रहेगी वो क्या होगी, जैसे आप देख सकते हैं हंसना की हंसी हो जाती है, सोना की
जैसे कोई सो रहा है तो उसकी जो सोना है कि वो कौन सी क्रिया कर रहा है, वो सो रहा है, तो सोना उसकी जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि सेम जिस चीज़ जो आपको संज्ञा में बताया गया, जैसे आपको क्रिया में जो चीज़ बोली गई वही उसकी भाववाचक भी हो सकती है। जैसे कि सोना की भाववाचक संज्ञा सोना ही होगी, उड़ना का उड़ान हो जाएगा, खेलना का खेल हो जाएगा। खेल हम क्यों रहे हैं, क्योंकि ये हमारा भाव है। खेलना क्यों, खेलना हो रहा है खेल की वजह से। देखिए कुछ यहाँ पर आपको लंबी सी लाइन एग्जाम्पल के तौर पर बताई गई, फिर उससे भी समझाया गया है। अब एक्सरसाइज रहेगी आपकी, इसको आप प्रैक्टिस करके जरूर बताना आपके क्या क्या आंसर आ रहे हैं। इसमें आपके जो आंसर्स रहेंगे उसको ना देखें तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ MCQ है, मतलब जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं संज्ञा, ये तो आप जानते हैं, तो इसका C ऑप्शन रहेगा करेक्ट। सेम मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या रहेगी, मीठा शब्द जो है उससे भाववाचक, तो मीठे शब्द से क्या बनेगा। अब मीठे से आप बोल देंगे मिठाई बोलते हैं तो ये भाववाचक नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक आपका मिठाई पहुंच जाएगा, तो ये एक आप जाति में हो सकता है जातिवाचक में पहुंच जाए, लेकिन अगर आप मिठास बोल देंगे तो ये इसका भाववाचक हो जाएगा, इसका B हो जाएगा सही। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो कोई कहेगा 5 कहेगा, कोई कहेगा 3, तो इसमें आपका 5 करेक्ट रहेगा, इसमें आपका 5 करेक्ट रहेगा। आपको मैं एक बार दिखाता हूं, पहले का भी सा है और फिर बा और फिर सा, तो यानी कि पहला संज्ञा था और उसके बाद 5 था और इसके बाद बा यानी मिठास था। तो इस तरीके से रहेंगे, हम आगे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप इसको सॉल्व करना, जो भी आपको लगते हैं आपको आते हैं उसको अपने खुद से एक ईमानदारी के तरीके से करके देखना, तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी इससे, इसी से रिलेटेड। हम इसमें आगे जेंडर वाला टॉपिक डिस्कस अभी नहीं करेंगे, यहाँ पर एक जेंडर वाला टॉपिक भी है। जेंडर का टॉपिक बताया गया लिंग के बारे में, स्त्रीलिंग, पुरुलिंग और लिंगों के बारे में बताया गया है। लिंग जो होती है हिंदी के अंदर, संस्कृत में अलग होती है, हिंदी में अलग होती है। हिंदी में आप समझेंगे तो पुरुलिंग और स्त्रीलिंग होता है, और इसको हम फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक वैसे टाइम टेकिंग है और इसमें बहुत समय लगता है और ये भी आता है, तो इसको अभी नहीं समझ रहे हैं। आपको सिर्फ अभी संज्ञा पे फोकस करना है। संज्ञा की प्रैक्टिस क्लास भी होगी, प्रैक्टिस वीडियो भी होगी इसके ऊपर, संज्ञा के ऊपर, कि संज्ञा में क्या क्या आपको समझना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। तो अभी के लिए तो यही था, आप इसको अच्छे से देखें और समझें। मैंने आपको सारे इसके जो है इसकी फाइल प्रोवाइड कराई है, आप वहां से जाके इसको अच्छे से देखें और इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे।